विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम प्रकरण 6 बाजार की चर्चा करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मार्केट शब्द से उल्लेख करते हैं। अब बाजार का अगर सामान्य रूप से हम अर्थ की इसका व्याख्या करें तो बाजार को हम क्या कहते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का जहाँ पर क्रय विक्रय होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। हम सामान्य भाषा की बात कर रहे हैं तो सामान्य भाषा में हम यही समझते हैं कि जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसे हम बाजार कहते हैं। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की भाषा में बात करेंगे बाजार की, तो फिर उस समय इसका भौगोलिक कोई विस्तार मर्यादित नहीं होगा, तभी बहुत अमर्यादित अर्थ में इसका या बहुत विस्तृत अर्थ में इसकी परिभाषा आपको जानने की होगी। तो अब विस्तृत अर्थ में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो बाजार का अर्थ हमने आपको बनाया है कि अर्थशास्त्र में वस्तु या सेवा के, यहाँ पर आपको जानना है कि वस्तु या सेवा के क्रय विक्रय के हेतु से, तो बाजार जो है यह इस तरह की एक व्यवस्था है कि यहाँ पर वस्तु और सेवा के क्रय विक्रय के हेतु से, यहाँ पर हेतु स्पष्ट बताना है, तो यहाँ पर क्रेता और विक्रेता, तो क्रेता और विक्रेता दोनों जहाँ पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क करें उसे हम क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे। तो आपको इतने पॉइंट याद रखना कि बाजार एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। और क्यों आते हैं? तो क्रय और विक्रय के हेतु से। तो आप इतनी बात आगे लिखते हैं आप, तो आपका परिभाषा संपूर्ण हो गई। यानी बाजार एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके अंतर्गत क्रेता और विक्रेता क्रय विक्रय करने के हेतु से एक दूसरे के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क में आते हैं, उसे बाजार कहते हैं। तो मित्रों, ये आपको व्याख्या बताने के लिए अर्थशास्त्र की दृष्टि से आप व्याख्या दे सकते हैं। दूसरी एक परिभाषा है प्रोफेसर सिमुलसन के अनुसार है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया कि बाजार व्यवस्था यह एक कार्य प्रणाली है। कार्य प्रणाली व्यवस्था एक तरह से है, तो यह एक कार्य प्रणाली है कि जहाँ पर क्रेता और विक्रेता, वस्तु और सेवा की कीमत, यहाँ पर ध्यान रखना दोनों आ गया, वस्तु और सेवा की कीमत और जत्था का प्रमाण, जिसको हम कहते हैं स्टॉक, तो स्टॉक का प्रमाण निश्चित करने के उद्देश्य से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो सिमुलसन ने ये परिभाषा दिया है। तो आप दो परिभाषा अच्छी तरह से बाजार की समझ सकते हैं इसके आधार पर। अब हम देखते हैं बाजार के लक्षण। तो उपरोक्त परिभाषा पर से हम बाजार का लक्षण इस तरह बता सकते हैं, जिसे पहला पॉइंट है यहाँ पर क्रेता यानी ग्राहक और विक्रेता यानी व्यापारी, यानी कि जहाँ पर ग्राहक और व्यापारी हो वहाँ पर बाजार अस्तित्व में आएगा। तो बाजार में वस्तु या सेवा के क्रेता और विक्रेता का होना क्या है, अनिवार्य है। बिना क्रेता विक्रेता के बाजार का अस्तित्व होगा ही नहीं। तो दोनों का होना अनिवार्य है। उनके द्वारा अपने निजी उद्देश्य से, दोनों का निजी उद्देश्य है। ग्राहक का उद्देश्य क्या है? तो ग्राहक का उद्देश्य है अपना वस्तु प्राप्त करना, और विक्रेता का क्या उद्देश्य है? अपना वस्तु को बेचना। तो दोनों का निजी उद्देश्य है यहाँ पर, और दोनों अपने निजी उद्देश्य से क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। तो विनिमय के अंदर क्या करते हैं, वस्तु की या सेवा की लेन देन करते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्रय विक्रय की प्रक्रिया। जब विक्रेता क्रेता को अपनी वस्तु या सेवा प्रदान करता है तो वो क्रय और विक्रय की क्या मानी जाती है, प्रक्रिया मानी जाती है। उसको क्रय विक्रय की प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि विक्रेता स्वयं अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करता है। अब ध्यान रखिए, देखो दोनों का निजी स्वार्थ है या निजी उद्देश्य है। विक्रेता चाहता है कि मैं अधिक से अधिक लाभ ले लूं, और उसी तरह से ग्राहक क्या सोचता है कि मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो जाए, यानी मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वस्तु और कम कीमत पर प्राप्त करूं। तो ग्राहक को संतोष कब होगा कि उसको वस्तु भी की कीमत भी कम देनी पड़े और उसकी वस्तु भी अच्छी रहे। तो इस तरह से दोनों का निजी उद्देश्य है कि विक्रेता का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना और क्रेता का उद्देश्य है अधिकतम संतोष प्राप्त करना।
तो इस उद्देश्य से दोनों क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, और वो प्रक्रिया क्रय विक्रय की प्रक्रिया है या विनिमय की प्रक्रिया है। तो इस तरह से बाजार के अंदर क्रेता और विक्रेता दोनों का ही अस्तित्व अपने अपने निजी स्वार्थ से होता है, और वहां पर विनिमय की प्रक्रिया कंपलसरी है, अनिवार्य है, उसे बाजार के रूप में माना जाता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, वस्तुओं और सेवाओं का अस्तित्व। अब आप समझिए कि जब क्रेता और विक्रेता दोनों इकट्ठे होंगे तो वहां पर वस्तु और सेवा भी होनी चाहिए, क्योंकि वस्तु या सेवा अगर नहीं है, खाली क्रेता विक्रेता हैं, तो फिर वो किस चीज का व्यापार करेंगे या किस चीज का लेन देन करेंगे। इस वजह से इनका अस्तित्व होना जरूरी है। तो वस्तु और सेवा की प्रस्तुति कौन करेगा, उत्पादक या व्यापारी। तो व्यापारी जो है अपनी वस्तु या सेवा के अलग अलग स्वरूप में बाजार में प्रस्तुत करेगा। आप बाजार में जाइए, देखिए कितना बढ़िया सजा के वो रखते हैं सामने, और आपको ना भी लेना हो तो आप आकर्षित हो जाते हैं और आप जाकर वस्तु खरीद लेते हैं। तो वस्तु और सेवा की विभिन्न तरह से प्रस्तुति करना है विक्रेता का काम। और वस्तु और सेवा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वस्तु और सेवा के प्रति आकर्षण किसका होता है, ग्राहक का होता है। और इस वजह से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, क्रेता और विक्रेता। और फिर वही बात आती है कि क्रेता जो है वो महत्तम लाभ के उद्देश्य से अपना व्यवहार करता है, और विक्रेता और क्रेता जो है वो महत्तम संतोष की वजह से अपना जो है व्यवहार करता है। तो दोनों आपस में व्यवहार करते हैं, और इस तरह से दोनों के व्यवहार के फलस्वरूप क्या बन जाता है, बाजार बन जाता है। तो आपको यहाँ पर वस्तु या सेवा का अस्तित्व बताना है कि बिना वस्तु और सेवा के अस्तित्व के बाजार शक्य नहीं है, दोनों का अस्तित्व होना ही चाहिए। अब आता है इसके बाद तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये है ग्राहक और व्यापारी के बीच संपर्क। अब यहाँ पर संपर्क देखेंगे तो अभी समय आधुनिक समय चल रहा है, तो आधुनिक समय में आपको संपर्क के साधन कई है। एक तो बाजार ही है कि जहाँ पर वह विक्रेता अपनी सारी वस्तु को सजाकर बैठा हुआ है और आप ग्राहक बन के जाइए, वस्तु खरीद लाइए। उसके अलावा एक है टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग क्या है, तो यहाँ पर वस्तु और सेवा की जांच करके टेलीफोन द्वारा वस्तु या सेवा खरीदने का ऑर्डर दिया जाता है। आप टीवी खोलिए तो टीवी जब चालू करेंगे तो टीवी पर आपको ऐड आती रहती है कि स्टॉक सीमित रहे, मात्र 10 मिनट बचा हुआ है, इतनी वस्तु आपको इतने में दी जा रही है, और खूब अच्छी तरह सजा सजा के आपको वहां चित्रपट पर आपको दिखाया जाएगा, और आप देखते ही उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और आपको दिया जाएगा कि भाई नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप तुरंत ऑर्डर करिए, आपको इतने रुपए की छूट, 50% या 70% छूट आपको दी जा रही है। तो वही है टेली शॉपिंग। तो आप अच्छी तरह परिचित हैं टेली शॉपिंग से, भले आपने टेली शॉपिंग किया ना हो, लेकिन आपको जानकारी उसके बारे में है, और नहीं है तो आप टीवी के माध्यम से आप इस चीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन के द्वारा ऑर्डर दे करके वस्तु या सेवा का लेन देन किया जाता है। तो ये टेली शॉपिंग हो गया। दूसरा आता है ऑनलाइन शॉपिंग। ये भी घर घर में है, इस समय ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट पर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप अमेजोन पर शॉपिंग कर रहे हैं, मोबाइल मंगवा रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग व्यवस्था है वो ऑनलाइन के अंतर्गत में इंटरनेट के माध्यम से ये सेवा होती है। यहाँ पर बेचने वाला जो है अपनी वेबसाइट पर वस्तु को के बारे में जानकारी देता है, और ग्राहक जो है उस वेबसाइट पर जाकर के वस्तु की पसंदगी करता है या वस्तु या सेवा खरीदने का ऑर्डर देता है। और इस तरह से वर्तमान समय में कहा जाए तो टेली शॉपिंग और ऑनलाइन दोनों शॉपिंग का माध्यम का खूब उपयोग हुआ है। ग्राहक और विक्रेता यहाँ दोनों परोक्ष संपर्क में रहते हैं। कभी भी आप वस्तु मंगाइए टेली शॉपिंग या ऑनलाइन से, तो आप कभी भी विक्रेता को नहीं देखे होंगे और वस्तु आपके घर आ जाती है। उसी तरह से विक्रेता भी कभी आपको देखा नहीं होगा और वस्तु आपके घर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये परोक्ष संपर्क में आकर के लेन देन या किया जाता है। इसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास चौथा पॉइंट आता है कि वस्तु की कीमत। अब वस्तु की कीमत के बारे में समझें तो बाजार में निश्चित समय पर किसी एक वस्तु या सेवा की कीमत निश्चित होनी चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित कीमत जो है ये होना ही चाहिए बाजार के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि बाजार में मांग और पूर्ति दोनों के संतुलन से कीमत निर्धारित होती है।
और जो कीमत निर्धारित होती है वह कीमत कैसी होती है, वह कीमत योग्य कीमत कही जाती है। तो ये कीमत बाजार में निश्चित होनी चाहिए, दोनों पक्षों को कीमत की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस तरह से जिसके अनुसार बाजार में वस्तु की सेवा की कीमत और वस्तु या सेवा का क्रेता की मांग और विक्रेता द्वारा की गई आपूर्ति द्वारा वो निश्चित होती है। तो ये कीमत बाजार में निश्चित होती है। ये आपको बाजार का चौथा लक्षण में आप बता सकते हैं। उसके बाद है 5वां नंबर है बाजार की स्थिति। अब बाजार की स्थिति संबंधी जानकारी, तो बाजार की स्थिति से संबंधित जानकारी वस्तु के क्रेता और विक्रेता को होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर वस्तु का व्यापार कैसे होगा, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कि बाजार में मुद्रास्फीति यानी भाव वृद्धि कितनी हो रही है, तो भाव में वृद्धि अथवा मंदी का दौर हो तो मंदी के दौर के बारे में, अथवा कोई प्राकृतिक या मानव सर्जित कोई आपदा आ गई हो, आफत आ गई हो, तो ऐसे संयोगों में उत्पादन, विक्रय और खरीदी के संबंध में उचित समय पर उचित स्टॉक या जत्था जिसको आप कहते हो ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। खरीदने वाला भी सोचता है कि मैं कितनी वस्तु खरीदूं और बेचने वाला भी सोचता है कि भाई ये कंडीशन में मैं कितनी वस्तु तैयार करूं या कितना स्टॉक मैं अपने पास रखूं। तो ये अगर उसको बाजार की जानकारी है तो फिर उस स्थिति के अंतर्गत दोनों क्रेता और विक्रेता योग्य निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 5 लक्षण आपको ध्यान रखना है बाजार का अर्थ के बाद क्रेता या ग्राहक एवं विक्रेता या व्यापारी के बारे में। दूसरा है वस्तु और सेवा का अस्तित्व होना ही चाहिए। तीसरा है ग्राहक और व्यापारी के बीच संपर्क, टेली शॉपिंग या ऑनलाइन। और उसके बाद है वस्तु की कीमत और उसके बाद है बाजार की स्थिति। बहुत ही सरल ढंग से आप इसको समझा सकते हैं और हर मुद्दे को आप अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं। और आज का एक दूसरा टॉपिक भी ले रहे हैं साथ साथ में, और ये टॉपिक है बाजार का वर्गीकरण। तो हमने यहाँ बाजार के वर्गीकरण में स्थान और जत्था आधारित वर्गीकरण को ही ध्यान में लिया है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाजार को हमने 2 भाग में यहाँ वर्गीकृत किया है, एक स्थान आधारित बाजार और दूसरा है जत्था आधारित बाजार। पहले हम समझते हैं स्थान आधारित बाजार क्या है। अब स्थान आधारित बाजार की बात करें तो इसमें हम 4 प्रकार देखेंगे। एक है स्थानीय बाजार, दूसरा है प्रादेशिक बाजार, तीसरा है राष्ट्रीय बाजार और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार जैसे आप अहमदाबाद में रहते हैं तो अहमदाबाद का बाजार आप सीधा पहले समझ लीजिए। उसके बाद प्रादेशिक बाजार यानी आप गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद गुजरात में है तो गुजरात का बाजार। उसके बाद राष्ट्रीय बाजार, आप इंडिया में रहते हैं तो भारत का बाजार। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी विश्व का बाजार, यहाँ सारे देश इकट्ठा होकर के आ गए। तो इस तरह आप 4 बाजारों के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो आप समझ करके आसानी से उसको समझा भी पाएंगे। तो हम पहले समझते हैं स्थानीय बाजार। अब स्थानीय बाजार की बात हम करें तो स्थानीय बाजार सामान्य रूप से जिन वस्तु सेवा का उत्पादन जहां पर हो वहीं पर उसका क्रय विक्रय हो जाता हो, तो निजी उसी स्थल पर उत्पादन होगा, उसी स्थल पर क्रय विक्रय होगा। और ये कहाँ पर होगा बाजार, या तो कहीं किसी गांव में होगा या तो किसी शहर में होगा। जैसे आप देखें कि धोबी का व्यवसाय, कुम्हार का व्यवसाय, सुथार का व्यवसाय, साग सब्जी का व्यवसाय, दूध का व्यवसाय, तो ये सब कैसे लोकल होते हैं, स्थानीय बाजार होते हैं इनके। आपको देखते हो कि आपके आसपास इर्द गिर्द छोटी छोटी मंडियां लगती हैं, बाजार लगते हैं छोटे छोटे, तो जो बाजार हाट लगते हैं वो सब स्थानीय बाजार के अंतर्गत आते हैं। आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव में भी ऐसे बाजार मिलेंगे, आप शहर में रहते हैं तो शहर में भी ऐसे बाजार मिलते हैं। और उसके बाद स्थानीय बाजार में जैसे आप शहर में रह रहे हैं, अहमदाबाद में हैं तो AMTS है, अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये बस की सेवा जो है ये सेवा आपको अहमदाबाद तक सीमित है। उसी तरह BRTS की सेवा आपको जो है अहमदाबाद शहर तक जो है सीमित दी गई है। तो ये सब सेवाएं जो हैं या ये सब वस्तुओं क्रय विक्रय जो है वो स्थानीय स्तर पर होता है। तो आप उदाहरण के साथ इसको समझा सकते हैं। दूसरा है प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार में कहेंगे कि जब वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय, जब वस्तुओं और सेवा का क्रय विक्रय किसी निश्चित प्रदेश तक सीमित हो, वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय निश्चित प्रदेश तक सीमित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक बाजार कहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि प्रादेशिक बाजार के अंदर राज्य के अलग अलग जिले में व्यापार होगा।
जैसे पूरा राज्य है तो उसके अंदर अहमदाबाद जिला है, जैसे यहाँ पर है, खेड़ा जिला है, बड़ौदा जिला है, तो ऐसे जो अलग अलग प्रकार के सब जिले हैं तो वहाँ पर उसका बाजार का विस्तार आपको देखने को मिलेगा प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत। ये बाजार एक ही राज्य के अलग अलग जिलों में फैले होते हैं। और जैसे आप अगर इसको उदाहरण का देखा जाए तो गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा में आए हुए बाजार जो है प्रादेशिक बाजार गिने जाते हैं। उदाहरण के रूप में सूरत की धारी है जो फेमस है। फिर प्रादेशिक भाषा का जो है चलचित्र है, जैसे गुजराती फिल्म है, गुजरात में गुजराती फिल्में ज़्यादा चलती हैं तो ये हैं। उसके बाद GSTC है, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, गुजरात ST जिसको आप कहते हो, तो ये आपको राज्य भर में सेवा देती है। तो ये सब सेवाएं, महसाणा की दूध सागर डेयरी है, वो महसाणा की दूध सागर डेयरी अपने गुजरात के अंदर है या गुजरात तक सीमित है। तो इस तरह से ये जो सर्विसें हैं ये खाली एक राज्य तक ही सीमित रहते हैं, प्रदेश तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए उसको हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार की परिभाषा आप देना हो तो जब वस्तुएं और सेवाएं संपूर्ण राष्ट्र में खरीदी और बेची जाएं या उनका क्रय विक्रय संपूर्ण राष्ट्र में किया जाए तो ऐसे बाजार को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय बाजार कहेंगे। राष्ट्रीय बाजार जो है वो विविध राज्यों में फैले होते हैं। जैसे हमारा भारत देश है तो भारत देश के अंदर गुजरात, पंजाब, राजस्थान, यूपी, ऐसे जगह जगह पर ये आपको व्यवसाय या व्यापार आपको फैला हुआ मिलेगा। जैसे पंजाब का गेहूं है, अमूल डेयरी का दूध है, और उसके बाद आपका जो टेलीविजन, आप टीवी चालू करिए तो टीवी के अंदर आपके जो है राष्ट्रीय प्रसारण आपको दिखाई देगा, तो राष्ट्रीय प्रसारण है। उसके बाद हिंदी भाषा की उपन्यास है, केवल आपके देश में चलने वाली है ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो राष्ट्रीय बाजार वाली वस्तुएं हैं या उनका राष्ट्रीय बाजार में लेन देन होता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है ये विश्व के विविध देशों में फैला हुआ व्यापार है। अब ये विश्व स्तर की बात है तो विश्व के अलग अलग देशों में फैला हुआ व्यापार है, इसको हम वैश्विक बाजार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्रय विक्रय जो है उसका माध्यम है आयात और निर्यात। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, वस्तु की खरीदी बिक्री के लिए हम क्या बोलते हैं? अगर हम खरीद रहे हैं तो हम आयात कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो निर्यात कर रहे हैं, वो शब्द यहाँ होता है क्योंकि ये विश्व स्तर पर ये जो है बाजार फैले होते हैं इस वजह से। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ऊन है, भारत की चाय है पूरे विश्व में, भारत की चाय, उसके बाद जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पूरे विश्व के अंदर फैली हुई हैं, तो इनका बाजार पूरे विश्व में अलग अलग देशों में है और ये आयात और निर्यात के द्वारा इनका लेन देन किया जाता है। अंग्रेजी पुस्तकें हैं, मोबाइल फ़ोन है, ये सब बहुत सारे सब इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, स्थानिक आधार पर बाजार का हमने स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार 4 भागों में मैंने आपको चर्चा किया और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आता है जत्था आधारित बाजार, लास्ट पॉइंट आज का। ये जत्था आधारित बाजार में आपको 2 प्रकार बताना है, एक है थोक बाजार, दूसरा है फुटकर बाजार। अब थोक बाजार क्या है? तो थोक बाजार ऐसा बाजार है कि जहां पर बड़े पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, यहाँ बड़े पैमाने पर लेन देन होता है। थोक बाजार में थोक व्यापारी उत्पादक के पास से बड़े पैमाने पर वस्तु खरीदते हैं और फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं ले जाकर के ये। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उत्पादक और ग्राहक के बीच कड़ी का रूप करता है थोक व्यापारी। थोक व्यापारी ग्राहक और उत्पादक के बीच की कड़ी है, वह उत्पादक के पास से वस्तु लाता है और ग्राहक तक पहुंचा देता है। तो ये काम है थोक व्यापारी का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को बेचता है, फुटकर व्यापारी ग्राहक को माल बेच देता है। और यहाँ पर आप बात करें तो जैसे अनाज की मंडी हुई बड़ी, तो अनाज का जो व्यापार है, या सब्जी की बड़ी मंडी हुई, तो ये सभी चीज़ें जो किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब थोक व्यापार के अंतर्गत आती हैं, तो इसको हम थोक बाजार कहेंगे। उसके बाद अंतिम पॉइंट है आपका फुटकर बाजार। फुटकर बाजार किसी परिभाषा के लिए कि फुटकर बाजार में वस्तुओं का क्रय जो है विक्रय छोटे पैमाने पर होता है, उसे हम कहते हैं फुटकर बाजार या छोटे पैमाने पर बाजार। इसमें फुटकर बाजार के व्यापारी बाजार की महत्वपूर्ण कड़ी बन करके ग्राहकों तक वस्तु पहुंचाते हैं यहाँ पर। तो फुटकर बाजार के व्यापारी ग्राहक और बाजार की कड़ी का काम करते हैं। उदाहरण देना हो तो जैसे किराना की दुकान है, साग भाजी की दुकान है,
बराबर, छोटी छोटी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? फुटकर बाजार के अंतर्गत यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फुटकर बाजार का व्यापारी थोक बाजार के बड़े व्यापारी से वस्तु खरीदता है और फिर ला करके छोटे छोटे जत्थे में ग्राहक वर्ग को वो बेचता है। तो देखा जाए तो वह एक बार वस्तु खरीदता है और फिर खरीद करके उसको फिर से बेचता है। तो पुनः विक्रय यहाँ पर एक इसमें तत्व होता है, पुनः विक्रय का। तो फुटकर बाजार का जो व्यापारी होता है, विक्रेता होता है, वो वस्तुओं का पुनः विक्रय करता है और ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तु और सेवा पहुंचाता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हमने आपका 2 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट किया है। पहला है बाजार का अर्थ और लक्षण और दूसरा है बाजार का वर्गीकरण। तो इस तरह से हमारे ये पॉइंट यहाँ पूरे होते हैं। आप अच्छी तरह समझेंगे इसको और समझ करके आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। और अगले लेक्चर में हम नया पॉइंट लेकर फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार।